बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 3 एसी सर्किट्स पढ़े हैं। एसी थ्रू प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एसी थ्रू प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड एसी थ्रू प्योर कैपेसिटिव सर्किट। हमने बच्चों देखा है कि जब अल्टरनेटिंग करंट किसी प्योर रजिस्टर में से पास करता है तो वोल्टेज और करंट के फेजेस सेम होते हैं। इट मीन्स रजिस्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर से गुजरता है या अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर में से गुजरता है तो वोल्टेज और करंट के फेज़ सेम नहीं रहते। फिर वोल्टेज और करंट के फेज़ में π/2 रेडियन मीन 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। फ़र्क क्या है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट जो वोल्टेज होती है वो करंट से π/2 फेज़ में लीड करती है, लेकिन इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो वोल्टेज होती है वो करंट से π/2 फेज़ में लैग करती है। इट मीन्स कि रजिस्टर में अल्टरनेटिंग करंट गुजरे तो वोल्टेज और करंट का फेज़ सेम रहता है। जब इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरे तो इंडक्टर की वोल्टेज करंट से π/2 लीड, और जब कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरे तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से π/2 फेज़ में लैग। अब हम नेक्स्ट एसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। जो हम एसी सर्किट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ RL सीरीज़ एसी सर्किट। इट मीन्स अब हम इन दोनों का कम्बिनेशन पढ़ने वाले। अब हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस L है, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं विद AC वोल्टेज सोर्स। और देखते हैं जब RL सीरीज सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो फिर सोर्स वोल्टेज क्या होती है, सोर्स से कितना करंट ड्रा होता है, पूरे सर्किट का कंबाइंड जो रिएक्टेंस है या इम्पीडेंस है वो क्या होती है। अब ये इम्पीडेंस क्या है ये अभी हम डिटेल के साथ इसको भी हम स्टडी करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस RL सीरीज AC। कंसिडर अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R and an inductor of inductance capital L. Both are connected in series with AC voltage source via switches as shown. सपोज कर रहे हैं हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस कैपिटल L है, दोनों सीरीज़ में अटैच हैं विद AC वोल्टेज सोर्स थ्रू स्विच S एज शोन इन द डायग्राम। सर्किट दिखाते हैं आपको। जी बच्चों, आपको RL सीरीज सर्किट दिखाया है। रजिस्टर रेजिस्टेंस R, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, बोथ आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद दिस AC वोल्टेज सोर्स थ्रू स्विच S। आपको पता है ऐसे AC वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज है उसकी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होती है और पीरियडिकली सोर्स पोलैरिटी भी रिवर्स करता है। इट मीन्स हाफ ऑफ द पीरियड अगर पोलैरिटी ये है तो नेक्स्ट हाफ ऑफ द पीरियड पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और फिर उतने ही टाइम के बाद दोबारा ये वाली पोलैरिटी फिर वापस आ जाएगी। ऐसा सोर्स जिसकी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो और वो अपनी पोलैरिटी को पीरियडिकली विद टाइम रिवर्स करे, दैट सोर्स इज नेम्ड एज AC वोल्टेज सोर्स। और आपको बता चुके हैं कि AC जनरेटर इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ AC वोल्टेज सोर्स। तो जो वापडा वाले हमें सप्लाई दे रहे हैं ये भी अल्टरनेटिंग ही होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि दिस इज़ एन AC सर्किट विच इज़ RL सीरीज़ AC सर्किट। अब बच्चों यूँ ही स्विच क्लोज करेंगे सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। अब चूँकि रजिस्टर और इंडक्टर दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं और सीरीज सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ कर आए हैं कि करंट के फ़्लो करने का एक ही रास्ता होता है। इट मीन्स जितना अल्टरनेटिंग करंट इसमें से फ़्लो करेगा उतना ही अल्टरनेटिंग करंट इस इंडक्टर में से भी फ़्लो करेगा। चूँकि सर्किट में करंट अल्टरनेटिंग टाइप का है जो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो हम जब सर्किट को एनालाइज करते हैं किसी भी AC सर्किट को तो हम अफेक्टिव वैल्यू लेते हैं जिसको हम RMS वैल्यू का नाम देते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जो ही स्विच क्लोज करेगा सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा जिसकी एक रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी जो कि हम यहाँ पर
अज्यूम करेंगे कि सपोज़ करें कि इस सर्किट में से जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है उसकी RMS वैल्यू मैंने I लिख दी है। तो जब ये अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में से गुजरेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड होगा जिसको हम VR का नाम दे रहे हैं। और जब यही अल्टरनेटिंग करंट इंडक्टर में से गुजरेगा तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड होगा जिसको हम VL का नाम दें। और जैसा कि प्योर रजिस्टर सर्किट पढ़ कर आए हैं तो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट दोनों एक ही फेज़ में होते हैं, लेकिन ये जो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है यानी इंडक्टर की जो वोल्टेज है वो इस करंट से फेज़ में π/2 लीड करती है। सो व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, व्हेन switch S is closed, alternating current flows through the circuit. Let RMS value of alternating current is IRMS। फिर अंडरस्टैंड करें, हम बोल रहे हैं कि जो स्विच क्लोज करेंगे सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। लेट रूट मीन सिक्योर वैल्यू ऑफ AC इज IRMS की जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो रूट मीन सिक्योर वैल्यू है दैट इज IRMS। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर दैट इज VR एंड दैट इज इक्वल टू IRMS इन। जो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू VR एंड दैट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा है ये बाय अप्लाइंग ओहम लॉ हमने बच्चों लिखा है। VR एंड IRMS बोथ विल बी इन सेम। अब ये जो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है ये दोनों एक ही फेज़ में होंगे। जैसे प्योर रजिस्टिव सर्किट में बताया था कि ये और ये दोनों सेम फेज़ में होते हैं, लेकिन ये वोल्टेज होती है ये करंट से π/2 लीड करती है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर VL दैट इज इक्वल टू IRMS इंटू XL। अब बच्चों XL क्या है? अब बताया कि इंडक्टर की अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ AC जिसको रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर या इंडक्टिव रिएक्टेंस का नाम देते हैं। और इसकी वैल्यू आपको बताई थी कि दिस XL दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL इक्वल टू 2πfL। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिखा है इस इंडक्टर का ये भी बाई अप्लाइंग ओम लॉ ही हमने लिखा है। इंडक्टर की रिएक्टेंस XL है, करंट IRMS है, तो V इक्वल टू IR वाला फार्मूला अप्लाई करें, मीन ओम लॉ ही लगाएं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर VL आया जाएगा। और आपको बताया है कि VL लीड्स बाई द IRMS इन द फेस बाई π/2 रेडियन या 90। फिर अंडरस्टैंड कर लें, हम बच्चों RLC सीरीज AC सर्किट पढ़ रहे हैं। सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर इंडक्टर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज विद AC वोल्टेज सोर्स शोन हेयर। When switch S is closed, alternating current flows through resistor and through inductor. Since both are series, so current must be same. So let root mean secure value of current is IRMS. So potential difference across resistor is here according to Ohm law. This voltage and current both are in same phase. Potential difference across inductor according to Ohm law is IRMS into XL. XL inductor की reactance होती है जो कि 2πfL के इक्वल होती है। और आपको बताया कि VL leads by the IRMS in the phase by π/2 रेडियन और 90। अब मैं फेज़र रिप्रेजेंटेशन अगर दूं इन फेज़र, अब टोटल सर्किट में देखें हम किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वेक्टोरियली शो कर सकते हैं, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को वेक्टोरियली शो कर। अब चूंकि सर्किट सीरीज में है, करंट दोनों का सेम है, इट मीन्स करंट का फेज़र एक ही होगा। लेकिन रजिस्टर की रेजिस्टेंस, रजिस्टर की वोल्टेज का जो फेज़र है और जो इंडक्टर की वोल्टेज का फेज़र है ये दोनों सेपरेट होंगे। तो टोटल जो फेज़र इस सर्किट में हम ड्रा करने वाले हैं वो 3 फेज़र ड्रा करने वाले हैं। और फिर उसके बाद रिजल्टेंट जो फेज़र है वो हम देखेंगे इन फेज़र डायग्राम। ये बच्चों मैंने 3 फेज़र दिखा दिए हैं आपको। ये करंट का फेज़र है जिसको हमने IRMS लिख दिया है और रेजिस्टेंस की वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज़ में है। तो रजिस्टर की वोल्टेज का फेज़र और करंट का फेज़र दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखाए हैं, लेकिन इंडक्टर की वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 फेज़ में लीड कर रही है। तो सर्किट के अंदर जो सोर्स से वोल्टेज ड्रा हो रही है वो इस वोल्टेज और इस वोल्टेज का रिजल्टेंट है। जब हम सीरीज़ में रजिस्टर लगाते हैं तो जो हर रजिस्टर की वोल्टेज होती है वो डिफरेंट
करंट होती है और तमाम जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं अक्रॉस ईच रजिस्टर, उनका सम जो है वो टोटल वोल्टेज के या बैटरी की वोल्टेज के इक्वल होता है। तो चूंकि वहाँ पर डीसी सर्किट में तो वोल्टेज और करंट हमेशा एक ही फेज में होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर डीसी सर्किट में थ्रू ईच रजिस्टर वोल्टेज और करंट तो सेम फेज में ही होते हैं। हम डायरेक्टली वोल्टेज को ऐड कर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज ये दोनों सेम फेज में नहीं है। यानी जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इन दोनों का फेज सेम है, इनके फेज में 90 डिग्री का डिफरेंस है, तो फिर इन दोनों के फेज में भी 90 डिग्री का डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि ये वोल्टेज VR है, ये वोल्टेज VL है। तो जो सोर्स वोल्टेज है या जो अप्लाइड वोल्टेज है वो फिर इस VR और VL का रिजल्टेंट होगा, जिसको हम विक्टोरियली ही फेजर से रिप्रेजेंट जो है वो करेंगे। let VRMS be the root mean square value of source, जिसको हम अप्लाइड वोल्टेज कह रहे हैं। इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ VR and VL. Let VRMS be the root mean square value of source voltage applied voltage. It will be the resultant of VR and VL, जिसको हम डायग्राम में दिखाने वाले। अब बच्चों दो वेक्टर अगर हम ग्राफिकली ऐड करें तो हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं। तो अगर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, फर्स्ट वेक्टर अगर मैं इसको कंसीडर करूं, इसके हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को प्लेस करूं, तो ये वाला वेक्टर यहाँ से जब हम शिफ्ट करके इधर ले आएंगे यहाँ पर, तो दिस वेक्टर इज नाउ VL. We coincide the tail of the second vector with the head of the first vector. Resultant is obtained by joining the tail of first vector with the head of the last vector. तो ये हमारी सोर्स वोल्टेज है जिसको हमने VRMS बच्चों वो लिख दिया है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है सोर्स वोल्टेज की, हालांकि जो सोर्स वोल्टेज है वो है तो अल्टरनेटिंग, जो कि हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, लेकिन अब होता है AC सर्किट में जब हम सर्किट्स को एनालाइज करते हैं तो AC वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि अगर VRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है इस सोर्स वोल्टेज की, तो वो जो VRMS होगी वो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगी। और कंबाइंड इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का सम होगी, इन दोनों का सम तो तब होता कि अगर ये VR और ये VL दोनों एक ही फेज में होती, तो फिर तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते। जैसे दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हों, पैरेलल हों, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली उनको सम अप करके हम निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो या तो ग्राफिकली हम हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, या मैथमेटिकली बाय अलजेब्रिक मेथड हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने हेड टू टेल रूल लगाया है VR और VL दो वेक्टरों पे, और ये रिजल्टेंट मीन ये सोर्स वोल्टेज हम इस डायग्राम से हम कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली VRMS दैट इज अंडर VR। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो दिस इज बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल करस्पॉन्ड टू दिस एंगल which is suppose taken as phi and this is the perpendicular of this right angle triangle। तो अगर हमने ये हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से VRMS इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर। तो VRMS दैट VR की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम लॉ पुट करें, VL की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम लॉ अगर हम पुट करें तो यहाँ पर आपके पास आएगा IRMS इंटू R का होल स्क्वायर प्लस IRMS इंटू XL का होल स्क्वायर। IRMS स्क्वायर है और अंडर रूट है, इसको अंडर रूट से बाहर ले आएंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL। तो दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड AC को। तो जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है ये हमारे पास उस वोल्टेज की RMS वैल्यू बच्चों आ गई है। और बच्चों ये बात ध्यान में रखें, ये तो बात ठीक है कि प्योर रेजिस्टिव में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, प्योर इंडक्टिव में वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रही होती है करंट, लेकिन RL सर्किट में वोल्टेज लीड ही कर रही है, लेकिन 90 डिग्री नहीं बल्कि 90 डिग्री से कम एंगल पे लीड कर रही है, जिस एंगल को हमने फाई का नाम दे दिया है। अब ये एंगल कितना होगा ये डिपेंड करता है कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कितना है। अब चूंकि हमें पता है VR IRMS इंटू R है, VL IRMS इंटू XL है, तो ये IRMS तो करंट तो दोनों का सेम है, इसका भी करंट वही है, इसका भी करंट वही है। तो इसका मतलब है कि ये जो सोर्स वोल्टेज है कितना करंट से लीड करेगी वो इस एंगल फाई पे डिपेंड कर रहा है, और फाई का मतलब है वो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस पे और इस इंडक्टर की इंडक्टेंस पे या इसकी रिएक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जिसको हम XL का नाम दे रहे हैं। बहरहाल
इतना हमने बता दिया है कि आरएल सर्किट में वोल्टेज करंट से फेज में लीड ही करती है, लेकिन 90 डिग्री नहीं बल्कि 90 से कम एंगल पे लीड करती है। एंड दैट वैल्यू ऑफ एंगल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ वी आर एंड वी एल, या दैट एंगल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एक्स एल। सो how much is the phase difference that can be mathematically calculated from this diagram? In RL series circuit, the source voltage leads by the current in the phase by phi, और ये phi आपको बताया है कि 0 से phi की वैल्यू ग्रेटर है, लेकिन पाई बाई 2 से phi की वैल्यू लेस है। इट मीन के आरएल सर्किट में वोल्टेज और करंट के फेज में डिफरेंस होता है, लेकिन वो डिफरेंस 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन पाई बाई 2 रेडियन से कम होता है, जिसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मैथमेटिक्स फाई इक्वल tan इनवर्स। अब बच्चों अगर हमने ये एंगल कैलकुलेट करना है, हमें वी एल भी पता है, वी आर भी पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में पता है tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, या हम वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ कर आए हैं कि अगर किसी भी वेक्टर की आपने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, सपोज आप यहाँ पर वी आर एम एस की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, दैट डायरेक्शन इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर हम y कंपोनेंट लेते हैं उस वेक्टर का, नीचे x कंपोनेंट लेते हैं, या ऊपर हम वर्टिकल कंपोनेंट और नीचे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, तो हम यहाँ पर वी एल लेंगे डिवाइडेड बाई वी फाई इक्वल tan इनवर्स। वी एल की अगर वैल्यू पुट करें तो आई आर एम एस इंटू एक्स एल डिवाइडेड बाई आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस अगर कैंसिल कर दें तो tan इनवर्स एल डिवाइडेड बाई आर। तो कितना ये वोल्टेज करंट से लीड करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ वी एल एंड वी आर, या दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एल एंड आर। हम फेजर डायग्राम इन टर्म्स ऑफ अगर हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जो हम लेटर ऑन बाद में बच्चों बनाकर आपको दिखाएं। अब नेक्स्ट इसी सर्किट की इम्पीडेंस कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों कि इम्पीडेंस क्या है। इम्पीडेंस आर एल सीरीज आपको बच्चों बताया है कि रजिस्टर अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है, इंडक्टर भी अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है। द पोजीशन ऑफर्ड बाय द रजिस्टर टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, एंड द पोजीशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट that is known as inductive reactance, which means इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है जिसको कैपिटल आर बोलते हैं, इस इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसको एक्सएल बोलते हैं। तो इस सर्किट की जो कंबाइंड अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ एसी दैट इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ आरएल सीरीज सर्किट, जिसको Z से हम डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज द इम्पीडेंस? इम्पीडेंस मीन कंबाइंड अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रजिस्टर and inductor to the flow of AC is called impedance. Combined opposition offered by the resistor and inductor to the flow of AC is called impedance. It is denoted by, हम impedance को Z से denote करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम बोल रहे हैं combined effect of R and XL that is known as impedance. It is measured in ohm. हम impedance को ohm में ही measure करते हैं। Mathematically it is ratio of VRMS to the IR. सोर्स की जो वोल्टेज है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और जो सर्किट में करंट है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की रेशियो लें तो हमारे पास इस सर्किट की कंबाइंड अपोजिशन आ जाएगी, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस, जिसको Z से डिनोट करेंगे, Z इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई IRMS। इक्वेशन नंबर 1 से VRMS की वैल्यू अगर वहाँ पर पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ VRMS दैट इज IRMS अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई IR। अब ये IRMS कैंसिल हो जाएगा, Z की वैल्यू आ जाएगी, कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा रेजिस्टेंस का और इंडक्टर की रिएक्टेंस का। दिस इज़ नोन एज द इम्पीडेंस ऑफ RL सीरीज सर्किट। इसको अगर अब बच्चों लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, दैट इज़ R स्क्वायर, और XL की जगह पे हम 2 पाई FL का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि XL किसकी इक्वल होती है? 2 पाई FL के इक्वल हमारे पास होती है। तो दिस इज़ द इम्पीडेंस ऑफ RL सीरीज सर्किट। ये बच्चों नेक्स्ट इज़ पावर इन RL सीरीज सर्किट। पावर इन RL बच्चों हम पहले
इंस्टेंटेनियस पावर इन आर एल सीरीज सर्किट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद एवरेज पावर इन आर एल सीरीज सर्किट कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी पावर होती है इन आर एल सीरीज। इंस्टेंटेनियस पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ voltage and instantaneous power is the product of instantaneous values of voltage and current. Mathematically P equal to V into I. अब बच्चों इस सर्किट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज है और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर दें वी गेट द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ दिस आर एल सीरीज सर्किट। हमने देखा है कि जो आर एल सर्किट है इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दोनों के फेज में फाई का डिफरेंस है और फाई की वैल्यू आपको बताया है कि वी एल पे और वी आर पे या इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस पे और इंडक्टर की रिएक्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये बोलूँ कि आर एल सर्किट में वोल्टेज और करंट के फेज में फाई का डिफरेंस होता है, तो एज phi is the phase difference between V and I. If I equal to I m sin omega t, अगर हम कहते हैं कि सर्किट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I दैट इज इक्वल टू I m sin omega t है, तो आपको बताया कि वोल्टेज करंट से फेज में लीड ही करती है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर फेज में कितना फ़र्क है, फाई का फ़र्क है, तो इट मीन्स वोल्टेज का फेज करंट से फाई ग्रेटर होगा देन V इक्वल V m sin omega t प्लस। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर निकालनी है तो वोल्टेज की और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें, तो पुटिंग दीज वैल्यूज वी गेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर दैट इज P इक्वल टू V की वैल्यू V m sin omega t प्लस फाई, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू I m sin omega t, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर निकालें दैट इज V m I m sin omega t प्लस फाई और इनटू sin omega। अब बच्चों अगर मैं इसको खोल दूं साइन ओमेगा टी प्लस फाई को, वी नो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन। इस फार्मूले की मदद से मैथमेटिक्स में साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा स्टैंड फॉर ओमेगा टी, बीटा फॉर फाई, तो वी कैन एवेल्यूएट दिस इट एज इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज वी एम आई एम, और हम इसको अगर हम खोलें इट इज साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस फाई साइन ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी ऑलरेडी बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर कॉस ओमेगा टी और साइन। इसको सॉल्व करें अगर वी गेट वी एम आई एम, इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई एंड हेयर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर इन आर एल सीरीज सर्किट। एवरेज पावर अगर हम कैलकुलेट करें पी एवरेज, आपको बताया जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू तो वही होती है, तो दैट इज वी एम आई एम, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट है। आपको बताया था कि ये जो साइन स्क्वायर का फंक्शन है ये 0 से 1 तक वेरी करेगा। ये साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी ये दोनों फंक्शन -1 से +1 के इन बिटवीन वेरी करेंगे। इट मीन अगर इसकी एवरेज वैल्यू लूँ वो तो 1/2 आएगी, लेकिन इनकी एवरेज वैल्यू लूँ तो 0 आएगी। तो इट मीन ये वाली जो प्लस के बाद वाली टर्म है यहाँ से एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू लें 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ली है इनटू कॉस फाई प्लस, इधर एवरेज वैल्यू इसकी लें तो एवरेज वैल्यू 0 ही आती है। तो वी गेट एवरेज पावर इन आर एल सीरीज सर्किट दैट इज वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई, एंड वी कैन राइट इट एज वी एम ओवर √2 आई एम ओवर √2 इंटू। मैंने 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया है। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज VRMS। दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी दैट इज IRMS इंटू cos phi. So this is the average power which is lost in RL series circuit. So that is equal to VRMS IRMS into cos phi. Phi is the phase difference between the voltage and current in this circuit. Cos phi equal to R divided by Z के फार्मूले। अब अगर हम देखें कि क्या ये जो पावर लॉस हो रही है ये ओनली ड्यू टू रजिस्टर ही है
तो उस इक्वेशन में हम ये cos phi की वैल्यू पुट करते हैं। एवरेज पावर लॉस इन RL सर्किट दैट इज इक्वल टू V RMS I RMS एंड cos phi की जगह पे बच्चों हमने R डिवाइडेड बाई Z। V की जगह पे वैल्यू लगा दी है I RMS इंटू Z इंटू I RMS R ओवर Z और Z अगर कैंसिल कर दें तो I RMS स्क्वायर इंटू R। So average power loss in RL circuit is actually the power dissipated by the resistor. This means average power loss in RL series circuit is the power lost by जो रजिस्टर है वही जो पावर लॉस कर रहा है एक्चुअली तौर पर वही पावर लॉस है इस RL सर्किट का। इट मीन्स जो इंडक्टर है उसका पावर लॉस में कोई किरदार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया कि वोल्टेज और करंट में फेज़ का डिफरेंस 90 डिग्री है, तो इसके लिए पावर फैक्टर 0 है, इसका पावर फैक्टर 1 है। तो जो मैक्सिमम पावर लॉस हो रही है वो रजिस्टर की वजह से ही है। और हमने देखा है कि ये जो पावर लॉस RL सर्किट का था उसको अगर हम सॉल्व करें तो इट इज़ एक्चुअली द पावर लॉस्ट बाय द प्योर रजिस्टर। अब बच्चों ये जो हमने फेज़र डायग्राम बनाई है हम यहाँ से इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो RL सीरीज़ इम्पीडेंस ट्रायंगल, RL सीरीज़ इम्पीडेंस ट्रायंगल। जैसे कि बच्चों बताया है कि इम्पीडेंस कंबाइंड अपोजिशन ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर इन AC सर्किट के अंदर जो रजिस्टर और इंडक्टर की कंबाइंड अपोजिशन होती है दैट इज नोन एज इम्पीडेंस। और आपको बच्चों बताया है कि इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड। तो अगर हम ट्राइंगल बनाएं बाय टेकिंग द resistance along the direction of VR, inductive reactance along the direction of VL, then the combined effect would be along the resultant या source voltage VRMS। तो impedance triangle अगर बच्चों हम बनाते हैं, so this is the impedance triangle। आपको नज़र आ रहा है कि इस डायरेक्शन में रजिस्टर की रेजिस्टेंस है, ये फेज़र है इंडक्टर की रिएक्टेंस का, और ये कंबाइंड इफेक्ट है दोनों का जिसको हम इम्पीडेंस का नाम दे रहे हैं। दिस RL सीरीज इम्पीडेंस ट्राइंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RL series circuit, phase difference between the source voltage and resultant current through that circuit, which is named as phi. So it is very important to say that the significance of impedance triangle is number 1, इसकी significance बता रहे हैं to calculate power factor of AC circuit। और यहाँ पर अगर हम पावर फैक्टर निकालें cos phi that is R divided by Z, तो हम इस इम्पीडेंस ट्राइंगल से पावर फैक्टर निकाल सकते हैं यहाँ पर RL सीरीज सर्किट का। और अगर किसी और AC सर्किट का इम्पीडेंस ट्राइंगल होगा तो उस AC सर्किट का भी हम पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, फेज डिफरेंस फाई बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन AC सर्किट। और यहाँ पर फाई अगर निकालें दैट इज़ tan इनवर्स। उसका मतलब है कि इम्पीडेंस ट्राइंगल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एनालाइजिंग AC circuit। Impedance triangle is very useful in analyzing AC। किसी भी AC सर्किट को एनालाइज करना है तो impedance triangle is very important। In case of RLC circuit, we can calculate the power factor of RLC circuit and the phase difference between the source voltage and resultant current through the RL series circuit। In general, अगर कोई भी AC सर्किट है, impedance triangle is very useful in analyzing that AC circuit।